दोस्तों नमस्कार, द रियल बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं, झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि अभी रेलवे में डीआईजी पद पर हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे ही क्षेत्र से आते हैं। नाम है इनका प्रियदर्शी आलोक जी। आज हम इनसे खास बातचीत में जानेंगे कि जीवन के सफ़र में और पुलिसिंग की चुनौती में, और ख़ास करके युवाओं के लिए रेलवे सुरक्षा के लिए क्या इनका मार्गदर्शन रहेगा। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि गांव से आप जो है निकल के आईपीएस का सफ़र किए और आज जो है रेलवे में डीआईजी पद पर हैं, तो कैसा लगा सफ़र ये आपको? हाँ, सबसे पहले नमस्कार हमारी तरफ से आपको। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और यहाँ पर ही हमारी शुरू की स्कूलिंग शिक्षा दीक्षा हुई। और यहाँ से मैं 6वीं क्लास में ये सोचा था कि मतलब मुझे अपने लाइफ में 2 टारगेट अचीव करना है। पहला तो मेरा सफ़र था, टारगेट था कि IIT JEE क्वालिफाई करना है, और दूसरा टारगेट था कि सिविल सेवा परीक्षा में जो है IAS या IPS बनना है। और वजह ये था कि चूँकि मैं इस गांव में था तो हमारे गांव में का जो शैक्षिक पृष्ठभूमि था काफ़ी अच्छा था। और उस समय में लगातार सिविल सेवा परीक्षा में कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं अक्सर जब गांव आता था तो सुना करता था कि मतलब इस गांव से मतलब इन लड़कों का सिलेक्शन सिविल सेवा परीक्षा में हुआ है। और मैं गांव में अपने बड़े भाइयों से और आसपास के लोगों से ये भी सुना करता था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो IIT क्वालिफाई करते हैं। तो उनका ये चीज़ कि अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो IIT क्वालिफाई अगर वो करेगा तभी माना जाएगा कि वो सक्षम है। तो इसलिए मेरा पहला लक्ष्य था IIT JEE क्वालिफाई करना, और दूसरा लक्ष्य था उसके बाद जो है सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई करना, जो कि मैं अपने आसपास के लोगों को हमने देखा था कि उनका जो है सिलेक्शन हुआ था। तो ये यहाँ से मेरा एक सपना जो था वो हमने देखा। उसके बाद मैं ये सफ़र नो डाउट बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि छोटे जगह पे रिसोर्स वैसा था नहीं, लेकिन सपना काफ़ी बड़ा था। लेकिन एक जो जुनून था, एक जो जिद था अपने सपनों को पूरा करने का, अपने लक्ष्य को हासिल करने का, मुझे लगता है कि सिर्फ वही वजह जो था मुझे इस मुकाम को हासिल करने में मदद कर पाया। और मैं करके आए यहाँ, मैं सबसे पहले IIT JEE से हमारा जो है सिलेक्शन हुआ। मैं 2072 रैंक हमारा ऑल इंडिया रैंक था। मैं IIT BJU से बीटेक किया, और फिर उसके बाद मैंने सिविल सेवा परीक्षा में मेरा ऑल इंडिया रैंक 147 था, जिसमें कि मुझे IPS सेवा मिला और मैं झारखंड कैडर के लिए मुझे कैडर एलोकेट किया गया। अभी मतलब डीआईजी तक का सफ़र कैसा रहा, कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें मुझे काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ अपने कैरियर से कि मैंने जो सपना देखा वो मैंने अचीव किया। और ख़ास करके जो सर्विस मुझे मिला भारतीय पुलिस सेवा का, तो मैं SP में मेरा टेन्योर तकरीबन 4 जिलों में मैं SP रहा, झारखंड के गढ़वा, रामगढ़, लोहरदगा और बोकारो ज़िले में। तो SP पद पर कार्यरत रहते हुए मुझे लोगों को जब भी न्याय देने का मौका मिला तो मुझे लगता है कि मैं इसमें काफ़ी हद तक मुझे आत्मसंतुष्टि हुई, क्योंकि जो कुछ मेरे हाथ में था और मैं जो भी कर सकता था किसी पीड़ित लोगों के लिए, तो मैं वो कर पाया। तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ एज SP में काम करते हुए, और वर्तमान में मैं रेल DIG के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं इसके लिए भी काफ़ी संतुष्ट हूँ। अच्छा, गढ़वा के आपने बात की, तो गढ़वा वाला मामला आपका काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में रहा उस समय, जो कि नेता पर लाठीचार्ज कर दिए थे JNM वाला पे। देखिए, ऐसा है कि वो सारा विवाद जो उठाया गया था वो बेसिकली राजनीति से प्रेरित था। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी अनबायस्ड होकर के, अनफेयर होकर के, फेयर तरीके से अगर लॉफुल एक्शन में वो लाठीचार्ज करता है तो वो जस्टिफाइड है। और हो सकता है कि कुछ देर के लिए लोगों को ये लगा होगा कि मैंने बायस्ड होकर काम किया, लेकिन जब बाद में जब लेटर ऑन एनालिसिस होता है, जब वो पता चलता है कि ऑफिसर जो है बहुत अनबायस्ड तरीके से और लीगल वे में और लीगल तरीके से को जस्टिफाइड करते हुए लॉफुल एक्शन लिया है, तो फिर उसमें मुझे लगता है कि कहीं से भी कोई मुझे अफसोस इस बात का नहीं है। मैं अपने एक्शन को मैं जस्टिफाइड करता हूँ। अच्छा, मीडिया और पब्लिक जब आलोचना करती है तो आप मतलब किस तरह संतुलन बनाते हैं उसमें? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि इसमें किसी तरह के संतुलन बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका एक्शन अनबायस्ड हो, अगर आप जस्टिस देने के लिए आप काम कर रहे हैं कॉमन बीइंग के लिए, जिसमें किसी तरह का डिस्क्रिपेंसीज ना हो, कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं अमंग पीपल्स, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं अगर आप आलोचक आपका आलोचना कर रहे हैं तो आप उनको करते रहने दीजिए, क्योंकि लेटर ऑन जब लोग ये इस बात को समझ जाएंगे कि चूँकि ये अफसर जो है जस्ट तरीके से बिल्कुल अनबायस्ड एक्शन इन्होंने लिया है, तो वो बाद में अपने आप को ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, रेलवे में DIG के तौर पे सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको?
अपराध, देखिए, जो नक्सलवाद या मैं तकनीकी दो खामियां? चीज़ है मतलब जो मैं देखता हूँ रेलवे में, क्योंकि रेलवे में होता क्या है कि एक तो कोऑर्डिनेशन बहुत अधिक ज़रूरी है। सपोज़ कोई क्राइम पैसेंजर के साथ क्राइम हो गया कोलकाता में, और पैसेंजर जो है वो सुबह उठता है और उसका नींद खुलता है धनबाद में, तो क्राइम हुआ कोलकाता में और उसको पता चला क्राइम के बारे में धनबाद में आकर के। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगता है कि रेलवे में पुलिसिंग करते हुए जो एक कोऑर्डिनेशन, आपको पैन इंडिया कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ट्रेन तो एक सेंट्रल सर्विस है, जो कि ट्रेन हर जगह झारखंड के जुडिक्शन से बाहर भी ट्रेन जाती है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना जो है एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। जो सेकंड थिंग है, जो कि आईटी रिवोल्यूशन के एरा में हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर हर क्राइम जो है कहीं ना कहीं मतलब वो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होता है। तो हमारे जो मैन पावर होते हैं उनका टेक्निकल ओरिएंटेशन जो होना चाहिए, हमें लगता है कि थोड़ा सा कम है। तो वैसे टीम के साथ काम करना अपने आप में एक चैलेंज है जो हम समझते हैं। महिला यात्रियों और आम पब्लिक की सुरक्षा को लेकर के क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जहाँ तक महिला यात्री के सुरक्षा का सवाल है, तो मैं जो मानता हूँ और हमने जो अपने कनीय पदाधिकारी को जो निर्देशित किया है इसके लिए, एक तो हम लोग जो स्कॉट उसमें इंश्योर करते हैं कि उसमें जो है जेंट्स एज वेल एज जो लेडी पुलिस पर्सनल्स जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट हो। और उसके साथ साथ जो है जो महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, हम लोग वो सब डिस्प्ले करते हैं। साथ में ट्रेन कोचेज़ में जो है पैनिक बटन्स वगैरह के लिए हम लोग कंसर्न ऑफिसर को लिखते हैं कि वो सारा चीज़ उसमें मुहैया कराया जाए, ताकि अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी अगर किसी महिला के साथ अगर एराइज करता है तो वो कंट्रोल रूम को या एप्रोप्रिएट फोरम पे उस बात को उठा पाए। अच्छा, ये सीसीटीवी हैं और एआई आज के दौर में है, ड्रोन जैसी तकनीकी रेलवे सुरक्षा में कितनी मददगार साबित होगी? देखिए, एक तो आप एक ताज़ा तरीन एग्जाम्पल आपका जो है अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले जो प्रयागराज में क्या नाम है कि जो अभी महाकुंभ लगा था, अगर उसका ही बात करें तो सभी मोस्टली यात्री का जो सफ़र था जैसे ट्रेन से होता था, तो वैसे जगहों पे जहाँ पर काफ़ी क्राउड प्लेटफॉर्म पे आ रहा होता है, तो वहाँ पर एक ड्रोन की भूमिका बहुत अहम होती है। ड्रोन का ना सिर्फ एक फियर साइकोसिस होता है पब्लिक की पुलिस आपको सर्विलांस पे लेकर रखी है, लोग आपको देख रहे हैं, आपके जो विजुअल फुटेज हैं उसको बाद में क्राइम डिटेक्शन में यूज़ किया जा सकता है। और साथ में जो उससे एक जो हमारा चूँकि टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो हमारा मैन पावर कम से कम मैन पावर यूज़ करके हम लोग इफेक्टिव तरीके से क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरा के जरिए से। दूसरा, जहाँ तक बात एआई टूल्स का है, तो जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम होता है उसके ज़रिए हम लोग आसानी से मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम लोग पहचान कर सकते हैं एआई टूल्स को यूज़ करके। तो इस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरा और एआई टूल्स की जो भूमिका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में। अच्छा, जनता अक्सर कहती है कि पुलिस जो है ज़्यादा सख्ती करती है, तो आपका क्या अनुभव रहा इसमें संवेदनशीलता? देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि पुलिस ऑफिसर को अपने एक्शन में हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए, साथ में उसे पोलाइट भी होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्रवाई जो करते हैं वो लॉ मैंडेट देता है मुझे वही करना होता है। तो जो हमको लॉ इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए ज़रूरत नहीं कि हम उसके लिए मतलब किसी के साथ जो है हर्ष तरीके से हम पेश आएँ। तो अगर हम लॉफुल तरीके से अपना एक्शन लेते हैं और साथ में अगर हमारा पोलाइट नेचर होता है, तो अपने आप खुद ब खुद जो है ये चीज़ें जो है बैलेंस हो जाती है। जनता और पुलिस के बीच भरोसा कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखिए, जो मैं अपना अनुभव मेरा बताता है कि एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुलिस के पार्ट से क्या चीज़ किया जाना चाहिए और पब्लिक से क्या होना चाहिए। जो मैं मानता हूँ, एक तो पुलिस जो पर्सनल्स हैं उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, उनके एक्शन में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किया जाना चाहिए कि सपोज़ पब्लिक ने कंप्लेन दिया तो उस कंप्लेन पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया, और अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो उन पर क्या कार्रवाई हुआ। तो एक तरीके से पुलिस की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, पुलिस का एक्शन जो है ट्रांसपेरेंट होना वो सुनिश्चित किया जाए। और साथ में जो उनका पब्लिक के साथ जो पार्टिसिपेशन है, जैसे हम लोग बहुत तरह का प्रोग्राम जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग्स वगैरह हम लोग चलाते हैं, मतलब या सपोज हम लोग स्कूल में जो नीडी बच्चे हैं उनको जाके एजुकेशन मटेरियल्स वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे आम पब्लिक को लगता है कि जो पुलिस जो है मतलब उन लोगों के जैसा एक ह्यूमन बीइंग ही है जो कि खाकी वर्दी में है। तो इन सब मेजर्स को लेकर के हम लोग जो है पुलिस और पब्लिक के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट है हम लोग उसको बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये पुलिस और रेलवे पुलिस में क्या फ़र्क होता है? देखिए, दो चीज़ है। रेलवे पुलिस में एक आरपीएफ होता है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो रेलवे के प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी देखता है, और एक जीआरपी है जो कि कंसर्न स्टेट के जुरिडिक्शन में उस स्टेट का पुलिस फोर्स होता है, जो कि पैसेंजर के साथ जो क्राइम होता है उसको देखता है और पैसेंजर को सिक्योरिटी और सेफ्टी देता है। तो ये एक स्टेट पुलिस है, और साथ में दूसरा जो है एक सेंट्रल फोर्सेज है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स,
ये दो फोर्स जो है रेलवे के जुरिडिक्शन में काम करती है। एक पैसेंजर के सिक्योरिटी के लिए, दूसरा रेलवे की प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के लिए। युवा जो IAS IPS बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी सबसे महत्वपूर्ण? देखिए, जो गांव में रहने वाले हैं, दूर दराज में, उसके लिए देखिए मेरा अपना मानना है कि अगर आदमी में जुनून हो और इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह से आज के समय में अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, बशर्ते उसमें एक वो सिस्टमेटिक इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करे, वो प्लानिंग के साथ करे। और जो सबसे अहम, मैं अपने अगर मैं अपना देखूं कैरियर, तो मैं ये मानता हूं कि अगर समय रहते कोई युवा अपने लक्ष्य को तय कर ले, समय रहते लक्ष्य को तय कर ले कि मुझे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद किस कैरियर में जाना है, और उसके साथ वो समय रहते तैयारी शुरू करे विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई लक्ष्य जो है इंसान पूरा नहीं कर सकता है। बशर्ते उसमें एक हर परिस्थिति में गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड होना चाहिए और उसके द्वारा कंसिस्टेंट एफर्ट लगाया जाना चाहिए। UPSC को क्वालिफाई करना ये भाग्य पर भी निर्भर करता है या सिर्फ टैलेंट पर? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो भाग्य इसलिए इसमें लोग बोलते हैं कि जो कि नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी अधिक होते हैं और जो कॉम्पिटेंट होते, जो कंपटीशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। बट मेरा अपना मानना है कि कंपटीशन जितना टफ होता है तो उसके लिए जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका जो परिश्रम का जो लेवल होना चाहिए वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल अगर धैर्य के साथ और अथक परिश्रम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो है, जो आप जिसको लक बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, वो भी आपके परिश्रम से ही आपके फेवर में आता है। बिना परिश्रम किए आपका लक और भाग्य जो है आपका फेवर कभी नहीं करेगा। और जो चीज़ आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, आप एफ़र्ट लगाइए, तो मुझे लगता है कि मतलब एफ़र्ट लगाने के बाद जो है रिजल्ट मिलता है इस चीज़ का। इतने दिन में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपके लिए कहाँ रहा सेवा? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जो था सेवा देना, वो सबसे बड़ा था लोहरदगा में। मैं जब लोहरदगा एसपी के रूप में कार्यरत था तो वहाँ सबसे उस समय आप 2020 के स्टार्टिंग में पूरे कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। उसके विरोध में जो है प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हुआ था। तो उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो था वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बिगड़ा था और वहाँ पर जो था CA का जो के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट रैली कम्युनिटीज़ के द्वारा निकाला गया था, उसमें जो था लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई थी, जो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था जिसको टैकल कर पाना। आपके अनुभव में इस सेवा के में आने के बाद असली परीक्षा कब शुरू होती है? देखिए, इस सेवा में आने के बाद, जो सेवा में आने से पहले हम लोग ये सपना देखते हैं कि हम लोग को जब मौका मिलेगा तो हम लोग जो नीडी लोग हैं उनके लिए हम लोग इंस्टेंट जस्टिस दे पाएंगे। एक्चुअली यही एक चीज़ होता है इस सेवा में, जो इतने लंबे समय तक तैयारी करने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है कि मैं कुछ चेंज करूँगा मतलब। और ख़ास करके जब आपकी आफ्टर ट्रेनिंग आप फील्ड में आपकी पोस्टिंग होती है एज ए ASP, जब आप SDPO के रूप में अनुमंडल का चार्ज लेते हैं, या फिर जब फर्स्ट पोस्टिंग में डिस्ट्रिक्ट SP बनते हैं, तो बेसिकली उस समय आपकी असली परीक्षा तभी आपकी शुरू होती है जब आपको डिलीवर करना होता है। क्योंकि जब आपके पास जो आपका टीम आपके पास होता है उसमें बहुत सारी कमियाँ होती है, चाहे मैन पावर ग्रुप में, चाहे उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ग्रुप में, और उस चैलेंज को दूर कर पाते हुए भी आपको डिलीवर करना आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। और साथ में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप जो होते हैं आपके अगेंस्ट में काम करते हैं, फिर भी आपको फर्म रहते हुए अपना डिसीजन लेना होता है। तो सबसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्तिहान जो एग्जामिनेशन होता है आफ्टर बीइंग कमिंग सर्विस, तो वही होता है। स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है तो उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा मतलब सिस्टम में योगदान देने के लिए कोई दूसरा भी रास्ता है? देखिए, हमेशा मैं मानता हूं कि अगर ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो बहुत सारे विकल्प को खोल देता है। खास करके जो बच्चे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो मैं ये मानता हूं जो बच्चा उस एग्ज़ाम की तैयारी का हिम्मत जुटा पाया और जो उसके लिए तैयारी किया, तो अपने आप उस जर्नी में वो इतना कुछ सीख जाता है कि ज़िंदगी में वो जिस चीज़ में अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो वहाँ वो बाकी लोगों से ज़रूर अच्छा करेगा। क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा का तैयारी का सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है और जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में वो जानकारी हासिल होता है। साथ में उसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस करने के लिए, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एफर्ट और हार्ड वर्क। और वो चीज़ जो लड़का सीखता है, स्टूडेंट सीखता है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के क्रम में, तो वो जिस अदर करियर को भी अगर जो अपने पैशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चूज़ करेगा, तो नो डाउट मुझे लगता है कि वो वहाँ भी वो अच्छा देगा। वो एक अच्छे पुलिस अधिकारी में कौन कौन से 3 खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, जो मेरा अपना मानना है, एक तो चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी किसी फील्ड में वो जाना चाहता हो, तो उस फील्ड के लिए उसमें सर्विस देने के लिए पैशन होना चाहिए।
अगर मैं पुलिस पदाधिकारी हूँ तो मुझे पैशन होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए कि मैं पुलिसिंग के काम को करते हुए मैं एंजॉय कर पाऊँ। तो सबसे पहला जो क्वालिटी उसमें होना चाहिए कि पैशनेट होना चाहिए उस सर्विस के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो। दूसरा जो मैं मानता हूँ कि उसमें कंपैशन, एम्पैथी होना चाहिए। अगर कोई गरीब है, कोई अगर पीड़ित है, तो उसको देख करके मुझ में एक सहानुभूति आए कि मैं उसको दुख और दर्द को मैं अपना मान सकूं। अगर ये फीलिंग्स हमारे में आएगा तभी जाकर के हम उसके साथ जस्टिस उसको हम दे पाएंगे, चाहे सिचुएशन कितना भी विपरीत हमारे अगेंस्ट में हो। और तीसरा चीज़ जो है, जो मैं मानता हूँ कि आपकी इंटीग्रिटी और साथ में जो फिजिकल जो फिटनेस है, मेंटल टफनेस है, वो आप में होना चाहिए डिलीवर करने के लिए। अगर आप पुलिस नहीं होते तो किस पेशे को चुनते? देखिए, मेरा शुरू से जो था, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सेवा परीक्षा के लिए, मैं उस दरमियान में पढ़ाया करता था। अच्छा। मैं फिटजी में फैकल्टी मेंबर भी रहा था। तो अगर मैं शायद मेरा सिलेक्शन सिविल सेवा परीक्षा में नहीं होता तो मेरे पास एक जो विकल्प था मेरे पास, वो था एजुकेशन में चूज करने का। तो मैं ज़रूर मतलब IIT JEE के लिए या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ज़रूर अटैच होकर के उसके लिए काम करता। झारखंड पुलिस में अगर आपको कुछ सुधार करने का मौका मिले तो क्या करना चाहिए? जो झारखंड पुलिस में मुझे लगता है कि जो एक जो एरिया जो है कि जो इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, वो है कि मतलब टेक्निकल ओरिएंटेशंस जो हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं उनका थोड़ा सा लैकिंग उस एरियाज़ में। क्योंकि आज की डेट में चाहे क्राइम हो वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होता है, या फिर क्राइम का जो डिटेक्शन होता है उसमें भी जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा जो है क्राइम का डिटेक्शन नहीं होगा और अच्छे से हम प्रोसिक्यूशन रेट हमारा नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरा ये रहेगा प्रायोरिटी कि मैं जो है पुलिस पर्सनल्स के बीच में जो है उनका टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है मैं उनको बढ़ा सकूँ। आने वाले 5-10 सालों में रेलवे सुरक्षा के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, उसमें फिर से वही चीज़ जो बेसिकली मैं पहले भी कहा हूँ कि मतलब रेलवे सिक्योरिटी के लिए जो आज के डेट में जो टेक्नो इंटेंसिव जो टूल्स हैं, लाइक AI आपका ड्रोन सर्विलियंस, CCTV कैमरा, या फिर फोरेंसिक साइंस का यूज़ करते हुए मतलब जो एविडेंस का कलेक्शन करना, ताकि अधिक से अधिक क्राइम का डिटेक्शन हो और साथ में कोर्ट में मैं उसको प्रोड्यूस करके मतलब अधिक से अधिक क्रिमिनल्स का कन्विक्शन करा पाऊँ। ये जो है एरिया जो है एक हमारा कंसर्न है, मतलब जिसमें कि रेलवे एज ए DIG मुझे काम करने की ज़रूरत है। झारखंड जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में जहां पर राजनीतिक दबाव भी बड़ा फैक्टर माना जाता है, तो कभी आपका नेता से सीधा टकराव हुआ, ऐसा कुछ आया? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बोलता है कि मुझे कभी नेता से डायरेक्ट सीधे तौर पे टकराव नहीं हुआ। और जब भी ऐसा मामला कभी हुआ जहाँ पे दोनों के सोच में अंतर था, तो बहुत अगर आप तरीके से उनको एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में आप जानकारी देंगे पॉलिटिकल लीडर्स को, तो मैं तो यही देखा कि मैं 4 ज़िले में काम किया, तो हर जगह जब मैं कन्विंस रियल, अगर मैं अनबाइस्ड होकर काम कर रहा हूँ, मैं फेयर तरीके से काम कर रहा हूँ, फैक्ट को सही तरीके से रख रहा हूँ, तो सामने वाला उसको काउंटर नहीं कर सकता है। कभी काउंटर नहीं किया कि आप गलत ले रहे हैं। वो तब दिक्कत आती है जब आप बायस्ड तरीके से किसी को फेवर करने के मकसद से अगर आप एक्शन लेते हो, तभी टकराव होने की नौबत आती है। तो जो मेरा अनुभव रहा कि कभी भी इस तरह का डायरेक्ट कभी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे एक्शन में कभी भी मतलब वो बायसनेस रहा ही नहीं। मतलब मैं हमेशा उसको जस्ट और मेरिट के बेसिस पे मैंने एक्शन लिया, तो हर जगह मैं अपनी एक्शन को जस्टिफाइड कर पाया। कहा जाता है कि कई बार पुलिस को जो है सत्ता की लाइन पकड़नी पड़ती है, तो आप इससे कितने सहमत हैं, या कभी दबाव वगैरह ऐसा कुछ? देखिए, जो मैं अपना मानता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। अगर आप चॉइस पोस्टिंग के पीछे भागेंगे तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पोस्टिंग पाते हैं, कैसा पोस्टिंग पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दबा सकता है। और वैसी स्थिति में तभी आप कंप्रोमाइज़ करते हैं जब आप अपने चॉइस के पोस्टिंग के लिए आप जो है किसी और मीन्स और वेज से आप कोशिश करते हैं। अगर आप उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, आपको जहाँ पोस्टिंग मिलता है वहाँ पे आप काम करते हैं, तो किसी तरह का कोई प्रेशर जो है काम नहीं करता, ना कोई आपको प्रेशर देता है, ना आप उस प्रेशर के आगे दबते हैं। कई बार जो है यात्रियों के द्वारा ये कहा जाता है कि RPF GRP वाले मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपके पास ऐसा कभी शिकायत वगैरह आया? देखिए, ये शिकायत हम लोग रेगुलर प्राप्त करते हैं, और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह का सेंसिटाइजेशन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हम लोगों को दिया जाता है जो IPS ऑफिसर, शायद वो डाउन द लाइन हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, चाहे कांस्टेबल से लेकर के DSP इंस्पेक्टर रैंक तक का सेम टाइप ऑफ सेंसिटाइजेशन उनको नहीं मिल पाता है। हमको लगता है शायद एक वो बहुत बड़ा वजह है कि मतलब जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हम लोग जो हमारे संज्ञान में आती हैं, इसका कारण वो है। तो इक्वली हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए वो उसमें पुलिस पर्सनल्स को अधिक सेंसिटाइज करने का ज़रूरत है। और उसके बाद हमारे पास जो अदर जो लीगल वेज हैं, मतलब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का आफ्टर इंक्वायरी और फिर
जो भी लीगल एक्शन चाहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में FIR के ज़रिए वो हम लोग लेते हैं, ताकि जो है ये मैसेज क्लियर कट जाए कि मतलब अगर कोई भी किसी तरह का लापरवाही करेगा तो हम लोग उसमें कोई भी लापरवाही हम लोग नहीं बरतेंगे, उसमें एक्शन लिया जाएगा। IAS IPS बनने के युवा जो चाहत रखते हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या है? पढ़ाई या सिस्टम की राजनीति? देखिए, जो अपना मानना है कि जिनको जो रियल मायने में तैयारी करना चाहते हैं तो वो सिस्टम के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास सरकार के द्वारा दिया गया है उस एग्ज़ाम को कम्पीट करने के लिए, तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए हमें मेहनत करना चाहिए। समय अपना बाकी चीज़ों में बर्बाद नहीं करते हुए जो हमारा लक्ष्य है हमको उसके लिए फोकस होकर तैयारी करनी चाहिए। कभी आपका हुआ कि मतलब पुलिस लाइन को छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ जाए, राजनीति? नहीं, मेरा कभी ऐसा नहीं था, मेरा कभी ड्रीम पॉलिटिक्स में आने का रहा ही नहीं है। मेरा सपना दो ही था कि IIT करना, सिविल सेवा परीक्षा को क्वालिफाई करना, तो मैं अब खुश हूँ इस सर्विस में फ़िलहाल। आपको अपने करियर में किन्हीं आदर्शों से समझौता भी करना पड़ा कभी? पर्सनली मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा जो अपना खुद का व्यक्तित्व है उसके हिसाब से जो जस्ट है, मैं अगर वो चीज़ अगर फेयर है और मैं अनबायस्ड होकर काम कर रहा हूँ और जो सही है, तो अगर वो सही है तो मैं फिर उसके लिए मैं कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ और मैंने कभी किया भी नहीं। क्या काम करते हैं आप जब कभी फुर्सत? देखिए, मेरा तो एक तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरा हॉबीज़ है कि मैं रनिंग करता हूँ और स्विमिंग करता हूँ, साथ में मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का बहुत शौक़ है। मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये? मैं मेडिटेशन ध्यान नहीं करता हूँ, मैं हर दिन रनिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड स्विमिंग करता हूँ। हमारे न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।